कई नागरिक शास्त्र, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अधिकार, राइट्स, उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और अधिकारों के सिद्धांत जो दिए गए हैं तमाम प्रकार के, उनका भी वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो भाई वीडियो को पूरे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर चीज़ें लाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको पूरी तरीके से आसानी से समझ में आ जाए। और इसका जो पीडीएफ है वो भाई अभी आपके लिए पूरा का पूरा फ्री है, लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप जो है इसको फटाक से डाउनलोड कर लीजिए और जो है इसका नोट्स आप अच्छे तरीके से बनाते चलिए। तो अधिकार, आइए हम लोग देखते हैं अधिकार। तो मानव के विकास के लिए कुछ विशेष प्रकार के वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस वातावरण को उत्पन्न करना किसका काम होता है? समाज का काम होता है और राज्य का काम होता है। तो विकास में क्या होता है कि विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है और इसको उत्पन्न करने की जो कार्य है वो कौन करेगा? समाज करेगा और राज्य करेगा। तो समाज और राज्य की ओर से मानव को वो सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए जो मानव के भविष्य के विकास में सहयोग प्रदान करती है और इसी सुविधाओं को क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। जब संविधान में मूल अधिकार होते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये राज्य जो है संविधान द्वारा जो प्रदान किया गया है, राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये क्या है? व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। जब भी हम संविधान में पढ़े होंगे सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अधिकार क्या होते हैं भाई? सामाजिक होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ अधिकार की परिभाषाएँ हैं जो कि कुछ विद्वानों ने दी हैं। आपकी संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है? लागू करता है। देखिए दूसरे संविधान में हम मूल अधिकारों को भी यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परिभाषाएँ दी जाती हैं। चलिए, तो ये जिसने कहा था कि ये गोस्वामी महोदय ने कहा था, अधिकार कुछ विशेष कार्यों के करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। ये किसने कहा था? वाइल्ड महोदय ने कहा था। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। ये किसने कहा था? गोस्वामी महोदय ने कहा था। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। ये किसने कहा था? लास्की महोदय ने कहा था। तो यहाँ पर चार विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएँ दी अधिकार से संबंधित। तो यह नोट कर लेना है और आगे आपको याद रखना है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसके बारे में देखते हैं। तो मानव अधिकारों की कल्पना आधुनिक काल में उत्पन्न हुई है। कब हुई है? आधुनिक काल में उत्पन्न हुई है, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकाल में मानव अधिकारों की कल्पना नहीं थी। अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित लोकहित संबंधी एक कल्याणकारी अवधारणा है। क्या है भाई? तो एक कल्याणकारी अवधारणा है। अधिकारों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो अधिकारों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है नैतिक अधिकार और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। तो नैतिक अधिकार क्या होते हैं? आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो नैतिक अधिकारों का संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो नैतिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? उसका संबंध किससे होता है? मानव के नैतिक आचरण से होता है। अब मानव का जो नैतिक आचरण है भाई वो राज्य कैसे संरक्षित कर सकता है? तो वो राज्य संरक्षित नहीं करता है। इसके लिए जो है अनेक विद्वान तो इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विद्वान हैं जो कि ये मानते ही नहीं कि ये अधिकार है। इन अधिकारों को राज्य के कानून से कोई संबंध नहीं होता है। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा ही यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला अधिकार है हमारा कानूनी अधिकार। अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है, बगैर कानून के कोई अधिकार नहीं है। कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था? तो ये बेंथम महोदय ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे दे करके कि ये किसने कहा था। कानूनी अधिकार की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है भाई? राज्य द्वारा की जाती है और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही यहाँ पर की जाती है। तो जो संरक्षण प्राप्त होगा
तो जाहिर-सी बात है कि राज्य द्वारा कार्यवाही किया जाएगा। जैसे कि जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हमारे संविधान में, उसका संरक्षक कौन है? तो उसका संरक्षक जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर उसका उल्लंघन कोई करता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से दंडित करता है। कानूनी अधिकार के 2 भेद होते हैं। अब स्पेशली कानूनी अधिकार हम लोग देखेंगे तो इसमें भी 2 भेद होते हैं। एक होता है सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरा होता है राजनैतिक अधिकार। तो इन दोनों टाइटल के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक या नागरिक अधिकार क्या होते हैं। तो कुछ सामाजिक या नागरिक जो अधिकार हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार और हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने की अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार और आर्थिक समानता का अधिकार। तो ये हो गए कुछ सामाजिक और नागरिक अधिकार। तो इन सबको आपको जो है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नागरिक अधिकार है या फिर इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो है अलग अलग करना रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करता है भाई? देश की शासन व्यवस्था में भाग लेता है। प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति स्वयं जो है चुनाव लड़े और किसी पद को प्राप्त करे। परोक्ष रूप से क्या होता है भाई कि वो किसी को वोट दे, मतदान करे और जो है उसके माध्यम से कि अपना कोई प्रतिनिधि जो है भेजे जो कि शासन करे। तो प्रायः एक जो प्रजातांत्रिक राज्य होता है उसके द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और वो अधिकार कौन कौन से प्रदान किए जाते हैं आइए हम देखते हैं। तो मत देने का अधिकार, ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कोई भी आप पद जो है ग्रहण कर सकते हैं। सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, ये भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र या सम्मति देने का अधिकार, ये भी अधिकार आपको प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं अधिकार विषयक सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। अधिकारों के सिद्धांत का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। अब इन सभी प्रकारों को हमें देखना है। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? वैधानिक सिद्धांत क्या है? ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? समाज कल्याण का सिद्धांत क्या है? और आदर्शवादी सिद्धांत क्या है और मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। तो इन 6 सिद्धांतों को हमें जो है पढ़ना है और इन 6 सिद्धांतों में हमें देखना है कि इसके समर्थक कौन कौन हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि अधिकार जो है वो क्या है? जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध होते हैं। अधिकार क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, निरपेक्ष होते हैं और स्वयं सिद्ध होते हैं। वे व्यक्ति के अधिकार को प्रकृति की देन मानते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो ये मानता है कि जो ये अधिकार हैं ये व्यक्ति को प्रकृति ने दिया है, ये जो है स्वयं सिद्ध होते हैं, इसको कोई प्रदान नहीं करता है। तो समाज हो या राज्य हो उसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। और इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं, मेन पॉइंट आपको यहीं से याद रखना है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं और या फिर जितने भी आगे हमारे सिद्धांत आएंगे उसके समर्थक कौन कौन हैं। तो प्राकृतिक वाला जो अधिकार था उसके सिद्धांत के जो समर्थक हैं हमारे लॉक महोदय हैं, रूसो महोदय हैं, स्पेंसर महोदय हैं, वॉल्टेयर महोदय हैं, थॉमस पेन महोदय हैं। ये सभी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के क्या थे? समर्थक थे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लॉक के अनुसार, लॉक ने क्या कहा था भाई कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने से पूर्व ही व्यक्ति के ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इनके लाइन से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पैदा होने से पूर्व ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी संविधान जब भाई बना 1789 में, और अमेरिका का संविधान और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा लॉक के जीवन
स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार में प्राकृतिक अधिकार जो है वो देखने को मिलता है। तो अमेरिका के संविधान में भी प्राकृतिक अधिकार देखने को मिलता है। और फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का संविधान 1789, फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसमें और लॉक के जीवन में, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार में, इन सब में आपको प्राकृतिक अधिकार जो है वो देखने को मिल जाएगा। अधिकारों का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो क्या है, वो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ही है। प्राकृतिक अधिकार सहज ही उपलब्ध होते हैं जो किसी द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको पीछे ही बताया गया। राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया है राज्य की उत्पत्ति का, वो प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात जो है वो करता है। आत्महत्या अगर कोई करता है तो स्वयं अपने प्रति और ईश्वर के प्रति क्या है, अपराध है। ये किसने कहा था, सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे जरूर नोट करके रखना है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आत्महत्या स्वयं अपने प्रति और ईश्वर के प्रति अपराध है। ये किसने कहा था, तो सेंट थॉमस एक्विनास महोदय ने कहा था। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं, वो है अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारे वे ही अधिकार हैं जो हमें राज्य देता है। ठीक है, कानूनी मतलब कानूनी और वैधानिक मान्यता कौन प्रदान करेगा, तो जाहिर सी बात है वो राज्य ही प्रदान करेगा। तो वे सारे अधिकार जो हमें राज्य प्रदान करता है या फिर भाई संविधान में उल्लिखित है, तो उस प्रकार के संविधान को उस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, तो वो उस प्रकार के अधिकार के सिद्धांत को वैधानिक सिद्धांत कहा जाएगा। इस सिद्धांत के समर्थक अगर देखें तो हॉलैंड महोदय थे, साल्मंड महोदय थे, हाफ महोदय थे, बेंथम महोदय थे और ऑस्टिन महोदय थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने लोगों ने कानूनी सिद्धांत का जो है समर्थन किया था। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के भाई बिल्कुल विपरीत है। जहाँ पे प्राकृतिक सिद्धांत बोलता है कि जन्म से ही मिलता है, उसको राज्य प्रदान नहीं करता, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है कि ये राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं या संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बेंथम के शब्दों में अगर हम देखें तो वही अधिकार मानने योग्य है जिसका संविधान में वर्णन किया गया है, और जिसका संविधान में नहीं किया गया है वह अधिकार मानने योग्य नहीं है। तो बेंथम महोदय ने क्या कहा कि अधिकार मानने योग्य कौन है, जिसका संविधान में वर्णन किया गया है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना है। जिसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है भाई, उसको जो है अधिकार मानने योग्य नहीं है, उसको अधिकार नहीं माना जा सकता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देखते हैं कि कानूनी अधिकार किसके द्वारा निर्मित होते हैं भाई, तो वो राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बेंथम महोदय ने क्या कहा है कि वही अधिकार मानने योग्य हैं जो संविधान में वर्णन किया गया है। जबकि हम प्राकृतिक अधिकारों में क्या देखें कि वो जन्म से पूर्व ही लोगों को मिल जाते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे और उनका रक्षण कौन करेगा, तो उन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए जो है बेंथम महोदय ने उनको हंसी उड़ाया था। भाई यहाँ पर संविधान में जो दिया गया है, जाहिर सी बात है कि संविधान द्वारा दिया गया है तो संविधान उसके रक्षण की कोई व्यवस्था बनाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ है, संविधान में दिया गया है तो उसके रक्षण की व्यवस्था बनाई गई है कि उसका रक्षण कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यहाँ पर चीज़ें लिखित हैं, जबकि प्राकृतिक में चीज़ें लिखित नहीं हैं कि उसको कैसे मिलेगा और उसका रक्षण कौन करेगा। अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत अगर हम देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकारों का जन्म कहाँ से हुआ है, इतिहास से हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जिस रीति रिवाजों का हम बरसों से पालन करते आ रहे हैं वही रीति रिवाज क्या हो जाते हैं भाई, अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि पिता की संपत्ति जो है उसके पुत्र को मिलती आ रही है, ठीक है, ये रीति रिवाज है, ये परंपरा है। तो ये क्या हो गया, अधिकार हो गया कि भाई पिता की संपत्ति पर पुत्र का क्या होता है, अधिकार होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर देखें तो बर्क महोदय थे, एक विद्वान थे। बर्क परंपराओं को इतना महत्व देते थे कि क्रांति का विरोध करते थे। तो बर्क महोदय जो है परंपराओं को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में थोड़ी सी रख लेनी है। अगला जो पॉइंट है वो है अधिकारों का आदर्शवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत। अब देखते हैं ये क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक थे तो हीगल महोदय थे, कांट महोदय थे और ग्रीन महोदय थे। आदि भी थे, लेकिन जो तीन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर तीनों को याद रखना है। तो इस सिद्धांत का आशय क्या है, इस सिद्धांत का आशय है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, तथा अधिकार
उन बाह्य परिस्थितियों को कह सकते हैं जो व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक होती है। तो यानी कि व्यक्तिवादी क्या है कि अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। ये होता है व्यक्तित्ववादी सिद्धांत कि भाई जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, तो वो है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। और यहाँ पर अधिकार किसको माना गया, तो वो सारी बाह्य परिस्थितियाँ, वो सारी बाह्य परिस्थितियाँ जो कि आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं, उन्हीं को हम मान लिए कि ये क्या हैं, अधिकार हैं। तो ये है आपके व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति है। ठीक है, कि क्या है, एक आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति है, और इसे आदर्शवादी सिद्धांत यहाँ पर कहा गया। और इस अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर क्या किया गया है, केंद्रित कर दिया गया है, अतः इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आदर्शवादी और व्यक्तित्ववादी क्यों कहा गया, क्योंकि भाई इसका उद्देश्य क्या है कि आदर्शवादी व्यक्तित्व की प्राप्ति, तो इसलिए इसको आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया। और इसका केंद्रण कहाँ पर किया गया है, तो सीधा सीधा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर केंद्रित कर दिया गया है, अतः इसे जो है व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कह दिया गया है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है भाई अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। तो समाज कल्याण सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तकों में अगर हम देखें तो बेंथम महोदय आएंगे, मिल महोदय आएंगे, ग्रीन महोदय आएंगे, ब्रारकर महोदय आएंगे, मैकाइवर महोदय आएंगे और लास्की महोदय आएंगे। तो इन लोगों ने समाज कल्याण सिद्धांत का जो है समर्थन किया। इनके अनुसार अधिकारों की रचना कहाँ पर होती है भाई, समाज में होती है। कहाँ पर होती है, समाज में होती है। और वही अधिकार मान्य होते हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक हित संभव होता है। क्या होता है भाई, सार्वजनिक हित संभव होता है, वही जो है अधिकार मान्य होते हैं। तो उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार उन अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए, उन अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए जिसमें क्या हो, सार्वजनिक हित निहित हो, और ना जिसके उपयोग से अधिकांश व्यक्तियों को लाभ पहुंचता हो, और जिसके उपयोग से अधिकांश व्यक्तियों को लाभ पहुंचता हो। तो ये हो गया सार्वजनिक समाज कल्याण सिद्धांत। तो समाज कल्याण वास्तव में अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मली देखें तो हम लोग जानते हैं भाई समाज का कल्याण मतलब सार्वजनिक हित। ठीक है, तो जहाँ पर सार्वजनिक हित संभव हो उसी अधिकारों को हम लोग क्या मानेंगे, समाज कल्याण का सिद्धांत मानेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नागरिकों को राजनीतिक अधिकार केवल प्रजातांत्रिक देश, सिर्फ प्रजातांत्रिक देशों में ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें 10 दिसंबर 1948 को यूएनए ने क्या किया था भाई, मानव अधिकारों की घोषणा किया, और इसके लिए प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक जो लिस्ट दे दिया गया है भाई, इस लिस्ट को आप जो है बिल्कुल लिख करके आप दीवार पर चिपका सकते हैं कि लाक महोदय थे वो प्राकृतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार को जो है मानते थे। बर्क महोदय ऐतिहासिक अधिकार को मानते थे। बेंथम और ऑस्टिन महोदय कानूनी अधिकार के समर्थक थे, और कांट और हीगल महोदय आदर्शवादी अधिकार के समर्थक थे। मार्क्स महोदय आर्थिक अधिकार के समर्थक थे। तो चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं मार्क्स महोदय को। तो अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है, जिस प्रकार उदारवाद का उदय किससे हुआ, सामंतवादी व्यवस्था के अवशेषों पर हुआ है, उसी प्रकार से मार्क्सवाद का उदय कैसे हुआ भैया, तो पूंजीवाद वर्ग विभाजित समाज की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। जहाँ उदारवाद ने सामंतवादी व्यवस्था की निरंकुशता के खिलाफ स्वतंत्रता का नारा दिया था, वहां पर मार्क्सवाद का मूल मंत्र क्या था, वर्ग विभाजित समाज को बदल करके क्या किया जाए, वर्ग विहीन समाज की स्थापना किया जाए। ठीक है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना ही मार्क्सवादियों का जो है मूल उद्देश्य था। आर्थिक विषमता जो है वो राजनीतिक विषमता को क्या देती है, जन्म देती है, ये मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है। अतः पूंजीवाद राज्य में मजदूर वर्ग को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर कभी भी नहीं मिल पाता है, और उसके अधिकार केवल किताबी रह जाते हैं। ये क्या कहता है, मार्क्सवादी सिद्धांत ये सारी बातें कर रहा है। साम्यवाद के उच्चतर चरणों में अगर देखा जाए, जब व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक श्रम में भेद समाप्त हो जाएगा, तो श्रम जीवन का साधन ही नहीं बल्कि क्या बन जाएगा भाई, जीवन का आधार भी बन जाएगा। जब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उत्पादन की शक्तियाँ भी बढ़ जाएंगी, और
प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार के आधार पर समाज का क्या हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो सकेगा। तो ये सारी बातें भाई मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार हमें देखने को मिलती हैं, जो कि सुनने में भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा अधिकार का टॉपिक था वही यहीं पर होता है समाप्त। तो अधिकार के टॉपिक में अगर कुछ आपको छूट गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।